आज सुबह की सारी ब्रेकिंग न्यूज के सामने मौजूद हो चुकी है। सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, भारत के इतिहास में होने वाला है जबरदस्त तरीके का परिवर्तन। बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी और बीएसपी बनाने वाली है गठबंधन। दोस्तों, राहुल गांधी के बयान पर बसपा सुप्रीमो का बयान आ गया है। बताएंगे क्या जवाब दिया उन्होंने राहुल गांधी के गठबंधन के ऑफर पर। इसी के साथ में राहुल गांधी क्या जाएंगे महाकुंभ, बताएंगे उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को अलग तरीके से टैकल करेंगे राहुल गांधी। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, कहां पर मोदी का दौरा हो रहा था कि लोगों ने गेट आउट मोदी के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाए हैं दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के कहां पर सांसद पर अटैक हुआ है। बताएंगे भाजपा सरकार में क्या नहीं है कांग्रेस पार्टी के लोग सुरक्षित। और जैसे ही बिहार पहुंचे राहुल गांधी के करीबी नेता, सारे गुटबाजी वाले नेताओं को मंच से लगा दी फटकार, बूथ पर वापस लौटने तक के लिए बोल दिया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बीएसपी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का बनना चाहिए गठबंधन 2027 के चुनाव में, यही गठबंधन देश को नई दिशा देगा और भारत विकास की ओर आगे बढ़ेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखा होगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे के लिए रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी ने रायबरेली में एक ऐसा बयान दे दिया जिससे भारत के राजनीति में जबरदस्त तरीके की अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने एक दिन पहले 7 घंटे की बैठक दिल्ली में की थी, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई सारे वरिष्ठ महासचिव मौजूद थे और सबने बैठकर किसी बड़ी रणनीति पर फैसला लिया था। दोस्तों इसके बाद अगले दिन राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचते हैं तो उन्होंने दलित समाज के युवाओं से बात करते हुए कहा कि एक सवाल है, मायावती आजकल क्यों ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही है। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि हम चाहते थे कि मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी के विरोध में मेरे साथ चुनाव लड़े। अगर तीनों पार्टी एक साथ हो जाए तो बीजेपी कभी नहीं जीत पाएगी और 2024 के चुनाव में भी मायावती हमारे साथ में होती तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार हमने हरा दिया था। मायावती बीजेपी की बी टीम बनकर भी काम कर रही है। काशीराम जी का मैं सम्मान करता हूं। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में मायावती जी के लिए मैसेज भेजा है कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ अलायंस करना चाहती है। आपको बता दें दोस्तों की कांग्रेस पार्टी और बीएसपी का गठबंधन 1996 में हुआ था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही गठबंधन टूट गया। उसके बाद से कांग्रेस और बसपा कभी अपने साथ में एक साथ में नहीं आई है। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भी तैयारियां चल रही थी। प्रियंका गांधी और महासचिव बीएसपी के आकाश आनंद मायावती के भतीजे के बीच में बातचीत चल रही थी। इसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंस गया और आगे गठबंधन नहीं बन पाया। कांग्रेस पार्टी दलित मुस्लिम एकता को आगे बढ़ाना चाहती है, समाजवादी पार्टी को भी साथ में लाकर एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाना चाहती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाहर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी बसपा 4 से 7% वोट इकट्ठा करती है, तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी और बीएसपी का गठबंधन काफी फायदा कर सकता है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि राहुल गांधी ने एक बड़ा मैसेज भेजा है, बड़ा ऑफर भेजा है मायावती को। अगर आप भी मानते हैं कि बहन कुमारी मायावती को अब अपनी राजनीति में बदलाव करने चाहिए और उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ये बड़ा समझौता समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ करना चाहिए। दोस्तों हालांकि मायावती ने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है वहां उनकी सरकारें हैं, तो बीएसपी व उनके अनुयायियों के साथ द्वेष व जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर है वहां बीएसपी से गठबंधन की वर्गलाने वाली बातें करना यह उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है, ये सवाल मायावती ने पूछा है। दोस्तों दूसरा ट्वीट करते हुए कहती है कि फिर भी बीएसपी ने यूपी में अन्य राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी जैसी जातिवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है, तब हमारा बेस वोट उन्हें ट्रांसफर हुआ, लेकिन वे पार्टी अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई है। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में रहना पड़ता है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आदि का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके अनुयायी बीएसपी व उनके नेतृत्व, उनके दलित बहुजन अनुयायियों एवं आरक्षण आदि का घोर विरोधी रहा है, जिससे देश संविधान का समता मूलक व कल्याणकारी उद्देश्य पाने में काफी पीछे, जो चिंताजनक है। कुल मिलाकर दोस्तों मायावती की ओर से कही गई इन बातों पर आपकी क्या राय है? कुल मिलाकर मायावती अभी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ऑफर बहुत अच्छा है। सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी को साथ में रहना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसा अगर होगा तो ही इसमें बीजेपी को हराया जा सकता है और बीजेपी इतनी बुरी तरीके से हारेगी कभी सत्ता में वापस नहीं लौटेगी। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में क्या राहुल गांधी जाएंगे महाकुंभ? इसे लेकर पार्टी के सारे स्पेकुलेशन को, सारे दावे को उन्होंने धरा का धरा रख दिया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जैसे ही रायबरेली की यात्रा के लिए निकले, रायबरेली में जैसे ही प्लेन से उतरे, उनसे मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि क्या आप लोग महाकुंभ जाएंगे? इस पर राहुल गांधी ने जवाब देने की जगह कह दिया नमस्कार और आगे निकल गए। यानी इसका मतलब राहुल गांधी महाकुंभ जाने की कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि महाकुंभ से दूरी बनाई जाएगी। दोस्तों इसके पीछे कई सारे बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर खेलना चाहती है, धर्म के पिच पर, क्या कांग्रेस पार्टी वहीं पर आकर बीजेपी से लड़ाई लड़े या फिर दूरी बना ले? और कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाना एक अच्छा फैसला लिया है दोस्तों। हालांकि राहुल गांधी ने मना भी नहीं किया है। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 1857 की क्रांति में राणा बेनी माधव जी और वीरा पासी जी के योगदान को याद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये सब जिन्होंने अंग्रेजों की लड़ाई लड़ी, बलिदान दिया, जेल गए, ये सब आजादी और संविधान के लिए लड़े। आजादी की लड़ाई का नतीजा हमारा संविधान है। हमारे संविधान में हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, लेकिन आज सरकार में बैठे लोग संविधान पर हमला कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस बयान से स्पष्ट है कि उन्होंने दलित समाज के जितने भी वीर योद्धा हैं उन सबको सम्मान देना शुरू कर दिया है दोस्तों, जिसके कारण मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर हर
हर जगह दलित समाज के उन योद्धाओं के बारे में बातचीत हो रही है जिन्हें अभी तक भुला दिया गया था। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु का दौरा होने वाला था, उससे पहले गेट आउट मोदी के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 2,63,000 पोस्ट किए गए, इसमें गेट आउट मोदी पोस्ट किया गया हैशटैग लिखकर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का विरोध जो पहले तमिलनाडु में गो बैक मोदी के नारे के तहत होता था, अब गेट आउट मोदी के तहत हो रहा है, जो भी आपको लगता है लिखकर जुटाएगा। साथ भारतीय जनता पार्टी की असम में सरकार है। दोस्तों असम के नागांव में रूपोहिहाट में गुरुवार को धुबरी से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सदस्य रकीबुल हुसैन और उनकी सुरक्षा अधिकारियों पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया है, जिसमें सांसद बाल बाल बच गए हैं। हमलावरों ने सांसद के साथ धक्का मुक्की कर उन्हें गिरा दिया, फिर बैट से उन पर हमला किया। बीच बचाव करने के लिए आए सुरक्षा कर्मियों पर भी हमलावरों ने हमला कर दिया। दोस्तों उनके हथियार छीनने की कोशिश की गई। हमलावर काले कपड़े से चेहरा ढककर आए थे। आपको बता दें कि घटना वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि काले कपड़े से चेहरा ढककर आए हमलावर किस तरीके से सांसद के ऊपर हमला कर रहे हैं। पुलिस ने सांसद पर हमले की घटना की पुष्टि की है। दोस्तों नगांव पुलिस ने बताया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक में शामिल होने गए सांसद रकीबुल हुसैन पर अटैक किया गया क्रिकेट के बैट से। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की असम में सरकार है और विपक्ष के सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आए नेता के ऊपर इस तरीके का अटैक हो रहा है। इसके पीछे किन लोगों का हाथ है अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जरूर क्योंकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अगर मामले में वो सच में सच्चाई जानना चाहते हैं तो उनको जांच करवानी चाहिए, वरना माना जाएगा कि इसमें बीजेपी के लोगों का हाथ है। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में राहुल गांधी के करीबी और बिहार में नए नए बनाए गए युवा प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जैसे ही पहुंचे बिहार, वैसे ही उन्होंने पार्टी के उन नेताओं को फटकार लगानी शुरू कर दी। दोस्तों जो गुटबाजी करके कांग्रेस पार्टी को बिहार में कमजोर कर रहे हैं। अल्लावरू बिहार के कांग्रेस प्रभारी नियुक्त होने के बाद पहली बार जैसे ही पहुंचे उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और इसके बाद सदाकत आश्रम में सबको साफ संकेत देते हुए, साफ संदेश देते हुए कह दिया है कि हमें आपस में मिलकर काम करना है, गुटबाजी नहीं करनी है और पटना में रहने की जगह अपने अपने बूथ पर जाओ, बूथ पर जाकर काम करो, वहीं से पार्टी मजबूत होगी और कोई लड़ाई छोटी बड़ी नहीं होती, सारी लड़ाई जीतने के लिए लड़ी जाती है। अलग जिलों के दौरे पर निकलने वाले हैं दोस्तों, कार्यकर्ताओं से बातचीत करने वाले हैं। कुल मिलाकर जो नेता बिहार में कांग्रेस पार्टी के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, जिनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का नाम ले लो और बिहार में चुनाव जीत कर आ जाओ, उसके बाद आराम से मलाइयां खाओ और कोई मेहनत ना करो, पार्टी के कार्यकर्ताओं को केवल नाराज करते रहो और बूथ पर काम करने की जगह पटना में आकर मैनेजमेंट करो, उन सबको जोड़ का झटका दिया है प्रभारी ने और कहा है कि अपने अपने बूथ पर लौटो, बूथ जिताओ पार्टी को और उसके बाद ही जीत मिलेगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी का फुल सपोर्ट है अल्लावरू को, और अच्छा है कि इन्होंने खुलकर एक बड़ा क्लियर मैसेज उन लोगों को भेज दिया है जो लोग गुटबाजी के तहत पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। आपकी जो भी राय हो लिखकर जुटाएगा। साथ साथ दिल्ली में रिमोट कंट्रोल भाजपा के लोग सरकार चलाना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों शरद पवार की एनसीपी के प्रवक्ता महेश तपासे ने कहा है कि दिल्ली में नई सरकार तो बन गई है, रेखा गुप्ता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना भी दिया है, लेकिन रेखा गुप्ता का नाम चुने जाने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सरकार को केंद्र सरकार के अंतर्गत चलाना चाहती है। यानी मोदी साहब अपने कंट्रोल में दिल्ली सरकार को रखना चाहते हैं और अपने हिसाब से दिल्ली सरकार चलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को आजादी नहीं दी जाएगी और उनको पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि यह सरकार इंडिपेंडेंट सरकार नहीं है और कहीं ना कहीं दिल्ली में नई सरकार का मतलब मोदी और शाह ही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ एक वक्त देश की सतह पर सालों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी अब चुनाव के आंकड़ों में 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कांग्रेस को अब घंटों तक बैठक करके अपनी नई संगठन बनाने का फैसला लेना पड़ रहा है। दोस्तों राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी ने 7 घंटे बैठकर बैठक की, तो इसके बाद फैसला लिया गया है कि पार्टी पुराने दौर में लौटेगी और अपने जिला अध्यक्षों को मजबूत किया जाएगा। यानी कांग्रेस पार्टी में अभी टिकट किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह तय करने के लिए एआईसीसी का इस्तेमाल किया जाता है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जिला स्तर पर ही यह तय करना चाहती है कि किसको टिकट दिया जाए। पार्टी के जिला स्तर के नेताओं को यह पावर मुहैया कराई जाएगी दोस्तों, और यह फैसला लिया गया है कि 800 जिले में पार्टी को फिर से खड़ा किया जाएगा और उनको पावर प्रोवाइड की जाएगी, यानी डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। पावर केंद्रीकरण हटाकर विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी। अगर आप भी मानते हैं कि यह जरूरी है तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ कांग्रेस पार्टी ने वीरवार को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि वित्तीय बाजारों का अधिक पेशेवर विनियम करने के साथ ही भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड यानी सेबी में बदलाव किए जाने चाहिए। महासचिव जयराम रमेश ने खबर साझा की है, जिसके मुताबिक कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने कहा है कि बहुत ज्यादा वित्तीयकरण भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है दोस्तों, यानी की जो इकोनॉमी चल रही है उससे ज्यादा का मार्केट में हलचल देखने को मिल रहा है, तो जरूरी है कि उसको कंट्रोल किया जाए ताकि सबको रियलिटी चेक हो। और कई बार देखा गया है दोस्तों कि लाखों करोड़ का नुकसान लोगों को मार्केट में हो रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट के मैनिपुलेशन को लेकर, उसके छेड़खानी को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं की है। साथ रायपुर जेल में बंद भिलाई से कांग्रेस पार्टी के विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के निर्देश दिए हैं दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के विधायक को शुक्रवार शाम तक जेल में ही रहना होगा। जमानत प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही देवेंद्र यादव जेल से बाहर आ सकेंगे। पिछले साल 10 जून 2024 को सतनामी समाज के जैत खाम तोड़े जाने के विरोध में सतनामी समाज ने एसपी और कलेक्टर के कार्यालय को जला दिया था। इसके बाद से कांग्रेस पार्टी के विधायक देवेंद्र यादव पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा, उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब उनकी जमानत की याचिका पूरी हो गई है, प्रक्रिया पूरी हो गई है दोस्तों, और वो जेल से बाहर आएंगे तो कांग्रेस पार्टी
पार्टी ने कहा है कि अच्छा है कि हमारे नेता जेल से बाहर आ रहे। कुल मिलाकर जो झूठे आरोप लगाए गए थे उस पर भाजपा सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है? लिक्का जुटा के साथ साथ विपक्ष लगातार इस बात को लेकर जोर दे रहा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश में अपनी पैठ बना रहा है। अब इस मामले को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन की नई घुसपैठ का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चीन अरुणाचल प्रदेश के पास 90 नए गांव बसा रहा है। साथ ही खड़गे ने इसे लेकर मोदी सरकार को भी घेरा है दोस्तों, लेकिन मोदी सरकार के लोग जवाब देने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो भी राय हो लिखकर जुटा के साथ साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री के विभागों का हुआ बंटवारा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास रहेगा गृह मंत्रालय, सेवा, विजिलेंस और प्लानिंग विभाग। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जरूर बनाया है, लेकिन उनको गृह मंत्रालय और सेवा और विजिलेंस और प्लानिंग दी गई है दोस्तों। लेकिन प्रवेश वर्मा को अगर आप देखेंगे तो ना तो डिप्टी सीएम बनाया गया, ना कोई बहुत बड़ा मंत्रालय मिला है। एजुकेशन डिपार्टमेंट संभालेंगे, लेकिन कितना काम कर पाएंगे एजुकेशन में, ये एक बड़ा सवाल है। पीडब्ल्यूडी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में क्या काम होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। कपिल मिश्रा जो विवादित बयान देते हुए दिल्ली दंगों के टाइम में नजर आए थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे बड़े मंत्रालय देकर, जल, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय देकर सम्मानित किया है। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जिस व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए उसे बीजेपी ने मंत्री बनाकर ये 3 बड़े मंत्रालय दे दिए हैं। मजिंदर सिंह सिरसा स्वास्थ्य, शहरी विकास और उद्योग की जिम्मेदारी संभालेंगे। आशीष सूद को रेवेन्यू, पर्यावरण और खाद्य नागरिक आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई है। रविंद्र इंद्राज को समाज कल्याण, SC/ST मामले और श्रम की जिम्मेदारी दी गई है। पंकज सिंह को विधि विधायी मामले और आवास की जिम्मेदारी दी गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों कि आपको लगता है कि मंत्रालय जो बांटे गए हैं सही तरीके से बांटे गए हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के साथ कोई अन्याय हुआ है। इसी के साथ में बिहार के आरा संसदीय सीट से चुनाव हारने का मलाल अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के दिल में कांटों की तरह चुभ रहा है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि उन्होंने फिर एक बयान दिया है। पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए कह डाला कि जो लोग मुझे हराने के षड्यंत्र में शामिल थे, अगर उन लोगों को पार्टी टिकट देती है तो हम उनके खिलाफ सामने आकर उन्हें हराएंगे। RK सिंह ने पहली बार भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का नाम लेकर उनको काराकाट सीट से चुनाव हराने पर भी बड़ी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। आपको बता दें कि पवन सिंह को आरा की सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाकर मैदान में नहीं उतारा, क्योंकि यहां से पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह चुनाव लड़े थे। तो इसके बाद काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए पवन सिंह, तो अच्छा खासा वोट उनको मिला, लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो इसके बाद अब पवन सिंह को वापस से बीजेपी टिकट देकर मैदान में उतार सकती है, इस तरीके की चर्चा है। तो RK सिंह कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी को फटकार लगा रहे हैं, जिससे समझ में आता है कि दोनों नेताओं के बीच में आपस में 56 का आंकड़ा चल रहा है दोस्तों, और आपस में काफी तगड़ा विवाद है। अगर आप भी मानते हैं कि और ज्यादा ये बढ़ने वाला है तो अपनी राय जुड़ के साथ अखिलेश यादव बोले, कहा ये बीजेपी का सेकंड लास्ट बजट है, एक और बजट ये लोग पेश करेंगे। हमें नई सरकार चुनने का अवसर मिलेगा। बजट घोषणा पत्र से मेल नहीं खाता है, बिना विजन का बजट है। सरकार का कोई रोड मैप तय नहीं है, किस दिशा में उत्तर प्रदेश को ले जाना है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर सब कुछ खाली है, खोखला है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जो दावा किया है दोस्तों कि सेकंड लास्ट बजट है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर कुछ और राय है? साथ साथ दोस्तों चुनाव में शोध करने वाली संस्थान ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार दिल्ली के अंदर शपथ लेने वाले 7 मंत्रियों में मुख्यमंत्री सहित 5 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। ADR की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की नई सरकार में 2 मंत्री 100 करोड़ से ज्यादा अरबपति है। यह निष्कर्ष 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के द्वारा दिए गए हलफनामे से सामने आया है। इसमें बताया गया है कि राजौरी गार्डन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मजिंदर सिंह सिरसा, जिनकी संपत्ति 248 करोड़ रुपए है, और कपिल मिश्रा के पास 1 करोड़ 6 लाख के आसपास संपत्ति है, और जो 7 मंत्रियों का विश्लेषण किया गया है तो उनकी औसत संपत्ति 56 करोड़ के आसपास है। साहिब सिंह वर्मा के पास 150 करोड़ के आसपास की संपत्ति है दोस्तों, और कई सौ गुना उनके संपत्ति में इजाफा हुआ था पिछले 5 साल में, और यही बड़ा सवाल इनसे पूछा जा रहा है जिसका जवाब वो अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। साथ कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार के फैसले का विरोध इसलिए किया है दोस्तों कि महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों को झटका काटे जाएंगे। 9 लाख महिलाओं के नाम लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों को हर साल जून महीने में बैंक जाकर KYC पूरा करना होगा और जीवन प्रमाण पत्र संकलन करना होगा। KYC हर साल 1 जून से 1 जुलाई के बीच में करवाना होगा। आपको बता दें कि 9 लाख महिलाओं के की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस पर कांग्रेस ने कहा कि महिलाओं से लाड़की बहन योजना के नाम पर 2100 रुपए देने का वादा किया गया, चुनाव खत्म हो गए तो अब ये लोग 9 लाख महिलाओं को इससे वंचित कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए इन्होंने प्रचार में फूंक दिए थे। नियमों में उलझाकर इस योजना से लाखों महिलाओं के नाम काटने की तैयारी की जा रही है। साफ है कि झूठ बोलना, चुनावी जुमले देना और खोखले वादे कर भोली भाली जनता को ठग लेना बीजेपी की पुरानी आदत है। आपको जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को लेकर नीतीश कुमार की सरकार को घेरते हुए बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद कुछ काम नहीं हो रहा है। उन्होंने नीति आयोग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में गरीबी, पलायन और बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, बल्कि साक्षरता दर, किसानों की आय और प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे है। बिहार नवादा जिले के अंदर कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम के लिए पहुंचे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 11 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जबकि करीब 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन बिहार में जितना
काम होना चाहिए उतना काम नहीं हो सका है। बिहार में हत्या, अपहरण, लूट और बैंक डकैती की घटना लगातार हो रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे वादे किए हैं। 2500 रुपए महिलाओं को देने तक का वादा किया गया है दोस्तों, जो मार्च में दिया जाएगा, ये दावा किया जा रहा है। हालांकि लोगों को उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपए दे भी पाएगी। दिल्ली की सीएम रेखा ने मंत्रियों के साथ यमुना की आरती की है दोस्तों। इससे लग रहा है कि यमुना सफाई हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी एक आडंबर जरूर खड़ा करेगी कि वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। सवाल पूछा जाना चाहिए भाजपा के लोगों से कि आखिर बीजेपी के लोग कितने टाइम में यमुना की सफाई करेंगे। ये टाइमलाइन बताने की जगह आरती करके बीजेपी लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि यमुना की सफाई मेन मुद्दा है, ना कि आरती पूजा कराकर केवल दिखाना कि यमुना जी की पूजा हो रही है, ये तो सबको पता है। और आरती तो बहुत पहले से चल रही है। अगर यमुना साफ करके दिखाए तो बीजेपी तब माने कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किया है, रिवर फ्रंट बनाकर दिखाए। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली छोड़ेंगे केजरीवाल। आतिशी को जिम्मेदारी दिल्ली की दी जाएगी। पंजाब गुजरात में पार्टी मजबूत करने का करेंगे काम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली हार के बाद अरविंद केजरीवाल एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतर सकते हैं। आतिशी को जिम्मेदारी देकर भारतीय जनता पार्टी की महिला मुख्यमंत्री के सामने चुनौती पेश कर सकते हैं दोस्तों। और आतिशी एक अच्छा विपक्ष की भूमिका भी निभा सकती है, जैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में कई सारे सवालों के घेरे में, खासकर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, उस पर पार्टी की छवि सुधारते नजर आएंगे। और यही बड़ा कारण है कि अभी हाल फिलहाल में ही 2-3 दिन पहले 50 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मामले पर समझौता नहीं करना चाहती है। क्लियर कट मैसेज भेजने की कोशिश की जा रही है। सांसद राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि रायबरेली के 2 सांसद है, एक तो मैं हूं और एक प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी बार बार अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में मुझको बुलाती हैं, वैसे ही आप लोग प्रियंका गांधी को यहां पर बुलाया करिए। प्रियंका गांधी भी यहां की सांसद है, यानी अमेठी और रायबरेली वो क्षेत्र है जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि प्रियंका गांधी भी रायबरेली में एक्टिव होती नजर आएंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वहीं पर दोस्तों असम के अंदर 2 अलग अलग तरीके की रेखा खींचती नजर आ रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी के लिए हिमंत बिस्वा शर्मा है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के लिए गौरव गोगोई है दोस्तों। गौरव गोगोई के लिए पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी एकजुट होता नजर आने लगा है। कांग्रेस पार्टी के आला कमान को 20 से ज्यादा टॉप लीडर ने लेटर लिखकर कहा है कि गौरव गोगोई के नेतृत्व में हम लोगों को असम का चुनाव लड़ना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको बहुत फायदा मिलेगा और पार्टी अच्छे खासे अंतर से 2026 का चुनाव जीतेगी। हिमंत बिस्वा शर्मा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि असम में गौरव गोगोई को अब जिम्मेदारी मिलनी चाहिए तो अपनी राय जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि तरुण गोगोई कितने साल मुख्यमंत्री रहे हैं असम के और उन्होंने काफी विकास भी किया है। तो लोगों को याद है कि तरुण गोगोई अगर विकास करेंगे तो उनका बेटा भी काफी विकास करेगा, इसीलिए भारी संख्या में उनको समर्थन भी मिल रहा है। देखते हैं कांग्रेस पार्टी आला कमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या सोचते हैं, क्या फैसला लेते हैं। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी उड़ीसा में रिवाइवल मोड में नजर आ रही है। यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता मिली है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में तब उतरी जब उन्होंने भक्तचरण दास को अपना अध्यक्ष बनाया और अजय कुमार लल्लू को प्रभारी बनाया है। इसके बाद से लगातार यात्रा पूरे उड़ीसा में चल रही है। कांग्रेस पार्टी का कैडर मजबूत होता नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम नजर आने लगा है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ नीतीश कुमार पूरी तरीके से बिहार के विकास कराने में फिसड्डी साबित हुए हैं दोस्तों। नीतीश सरकार को लेकर एक आंकड़ा सामने आया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के शुरुआती 3 साल में 0 निवेश आए हैं। आखिर 2 साल में 1.81 लाख करोड़ की करार करके आए थे, लेकिन जमीन पर 1/4 निवेश भी नहीं आया। यानी नीतीश कुमार की सरकार ने 2024 में 1,30,000 करोड़ का MOU साइन किया दोस्तों और जनवरी तक मात्र 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। यानी आप समझिए कितनी दयनीय स्थिति है बिहार में इन्वेस्टमेंट की और नीतीश कुमार कितनी बुरी तरीके से फेल हुए हैं। इसके बावजूद भाजपा के लोग नीतीश कुमार का गुणगान गाते नजर आएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए अगले चुनाव में एक बहुत बड़ी लायबिलिटी के तौर पर नजर आएंगे और नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी जितना वोट मांगेगी उतना वोट भाजपा के खिलाफ जाएगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। वही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिली जान से मारने की धमकी, गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई दोस्तों। इससे पहले एकनाथ शिंदे के कई विधायकों की सिक्योरिटी हटा ली गई थी। अगर आप भी मानते हैं कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ बीजेपी में बड़ी साजिश चलती जा रही है और ये साफ संकेत है कि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के बीच में कुछ भी सही नहीं है दोस्तों। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में अपने आपको पत्रकार बताने वाले न्यूज 24 के मानक गुप्ता कहते हैं कि दिल्ली में आखिरकार गुप्ता समुदाय के लोगों को उनका हक मिल गया, यानी रेखा गुप्ता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया तो गुप्ता समाज के लोगों को हक मिल गया है, ये दावा कर रहे हैं मानक गुप्ता। उनके इस ट्वीट पर अशोक कुमार पांडे बोले और कहा जाट समाज को उनका हक अब मिलेगा, जाट समाज का हक क्यों छीना गया है। यानी दोस्तों पत्रकारों को भी मुख्यमंत्री की जाति की इतनी परवाह है। अगर पत्रकार ये मान रहा है कि जाति का आधार पर बीजेपी ने फैसला लिया है दोस्तों, इसे समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कहती है कि वो जातिवादी पार्टी नहीं है, उनकी मानसिकता क्या है। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा और ऐसे पत्रकार के बारे में 2 शब्द जरूर लिखेगा। हमारे से लगातार जुड़े रहेंगे दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं चैनल। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।